नमस्कार दोस्तों। द मोनरो डॉक्ट्रिन एक ऐसा जियोपॉलिटिकल सिद्धांत जो अमेरिका में बहुत दशकों पहले आया और जिसकी बिल्कुल स्पष्ट और घनी काली छाया आज आपके और हमारे विश्व पर, हमारे जीवन पर रोज साफ दिखाई देने लगी है। तो ये मोनरो डॉक्ट्रिन अमेरिका की क्या थी? कौन था प्रेसिडेंट मोनरो? और क्यों आजकल दुनिया के जो बड़े अखबार हैं, इकोनॉमिस्ट हुआ, वॉशिंगटन पोस्ट हुआ, उसे डॉन रो डॉक्ट्रिन का नाम दिए हुए हैं? यही हम आज के वीडियो में बहुत बारीकी से विश्लेषण करेंगे। अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, इस पूरी कड़ी को समझिए और मोनरो डॉक्ट्रिन जो बन चुकी है डॉनरो डॉक्ट्रिन, उसका हम पर भारत में क्या क्या जियोपॉलिटिकल असर आने वाला है, उसका भी त्वरित विश्लेषण हम आज करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा, द मोनरो डॉक्ट्रिन क्या है, मोनरो सिद्धांत, और भारत पर इसका क्या है असर। आइए काम शुरू करते हैं। दोस्तों, मोनरो डॉक्ट्रिन 1823 में सबसे पहले प्रेसिडेंट जेम्स मोनरो के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, जिन्होंने पश्चिमी हेमिस्फीयर को पूरी तरह से अमेरिका का हेमिस्फीयर घोषित करने की योजना बना ली थी। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ब्रिटेन से ही अपने आप को मुक्त कराकर एक देश बना था और अब वो नहीं चाहता था कि यूरोप की कोई भी कॉलोनियल पावर, वो ब्रिटेन हो, स्पेन हो, पोर्टुगल हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कोई भी हो, वो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में कदम भी रखे। आज के बाद आप यहां नहीं आएंगे, ये इसका मूल सिद्धांत था। तो जैसा आप देख रहे हैं, सबसे पहले इसे 1823 में पांचवें राष्ट्रपति ने इसके बारे में बात की और वेस्टर्न हेमिस्फीयर आपके लिए उपलब्ध नहीं है, यह बिल्कुल स्पष्ट बता दिया। मोनरो डॉक्ट्रिन के तहत एंटी कॉलोनियल स्टैंड लिया गया कि हमें पता है यूरोप के देश पूरी कोशिश करेंगे कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका में फिर से नई कॉलोनीज बनाए, लेकिन अब हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते क्योंकि यूरोपियन एक्सपेंशनिज्म हमारे यहां तो कम से कम अब नहीं चलेगा। अब इसमें मजे की बात आप ये देखेंगे कि जहां एक और अमेरिका, यूएसए, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका को यूरोप के साम्राज्यवाद से, उपनिवेशवाद से अलग रखने की चाहत रखता था, वहीं उसी समय अफ्रीका पर पूरा कब्जा करने की योजना यूरोप में बन रही थी। और अफ्रीका पर कितना भयानक कब्जा हुआ वो आपने अच्छे से इतिहास में देखा होगा, पढ़ा होगा, और उसमें अमेरिका ने भी अपना रोल प्ले किया था, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो जहां खुद के यहां ये कॉलोनियलिज्म नहीं चाहते थे, कहीं और हो, उससे इन्हें बहुत ज्यादा फर्क शायद नहीं पड़ता था। नॉन इंटरफेरेंस प्रिंसिपल दिया गया कि यूरोप को बोल दिया गया कि अब आप इस तरफ किसी तरह की दखल अंदाजी मत कीजिएगा। विद इन ब्रैकेट ये था कि दखल अंदाजी सारी दुनिया में अब हम करेंगे। रेसिप्रोकल प्रॉमिस अमेरिका ने कहा कि मैं तुम्हारे यूरोपीय युद्धों में और आंतरिक मामलों में बिल्कुल दखल नहीं दूंगा। अब आ जाइए 20वीं सदी में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 39 से 45, अमेरिका दोनों वर्ल्ड वॉर्स में पहले खुद होके शामिल नहीं हुआ था। इसी को कहते हैं अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म, यानी ये हमारे लिए एक अपवाद है, अपवादवाद, यानी हम अलग हैं सबसे, हमें किसी के झगड़े में पड़ना नहीं, हम खुश हैं। एक तरफ अटलांटिक ओशन है, एक तरफ पैसिफिक ओशन है, वी आर एन एक्सेप्शनल कंट्री। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुछ ऐसा हो गया कि अमेरिका को उतरना पड़ गया मैदान में, जिमरमन टेलीग्राम। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ ऐसा हो गया कि अमेरिका को फिर उतरना पड़ गया वर्ल्ड वॉर में, पर्ल हार्बर पर हमला जापान के द्वारा। तो एक्सेप्शनलिज्म की भी सीमाएं होती हैं।
और फिलहाल जो 2026 में ईरान के साथ युद्ध चल रहा है, ये एक डिक्लाइनिंग एम्पायर की, अपने पेट्रो डॉलर व्यवस्था को बनाए रखने की, अपनी हेजेमोनी को बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। अब ये सारी कड़ियां 200 सालों की जुड़ गई, तो इस तरह से चीजों को जोड़ के देखेंगे तो बहुत मजा आएगा जियोपॉलिटिक्स को पढ़ने में। हमारी ये ग्लोबल अफेयर्स की सीरीज पहले वीडियो से पूरा देखिए, प्लेलिस्ट में इसका पूरा प्लेलिस्ट ग्लोबल अफेयर्स के नाम से अवेलेबल है। जब आप सारा देखेंगे आपकी बहुत गहरी पकड़ बन जाएगी। चैनल को अभी कभी कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो दोस्तों, रेसिप्रोकल प्रॉमिस ये किया गया और साथ ही साथ वो ये चाहता था कि लैटिन अमेरिका के जो नए नए देश अब स्वतंत्र होते जा रहे हैं, इन्हें मैं यूरोप के नियंत्रण से मुक्त रखूं और वेनेजुएला के साथ 2026 में प्रेसिडेंट और पत्नी को किडनैप करके ही ले आऊं। अल्टीमेटली होता तो ऐसा ही है ना। तो ये सारी डॉक्ट्रिन जो भाई साहब ने बनाई, जेम्स मुनरो और क्विंसी एडम, जॉन क्विंसी एडम, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री, इनके खुद के इंटरेस्ट के लिए बनाई कि हमें अपना अब पूरा इन्फ्लुएंस बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। ग्रेट पावर्स का यही काम होता है, लगातार अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते चलो। इतिहास में ये तो नेशन स्टेट्स की कहानी पिछले 400 साल से वेस्टफेलियन ट्रीटी के बाद से आई, लेकिन अगर आप पिछले 2, ढाई, 3,000 साल का इतिहास भी देखेंगे, कोई भी राजा अगर है, सम्राट है, चक्रवर्ती है, कोई भी है, उसे अपने राज्य को फैलाना ही पड़ता था। अगर वो नहीं फैलाता था तो कोई दूसरा आके उस पर आधिपत्य कर लेता था। तो ये पूरा खेल जो है किंगडम बनाने का, एम्पायर बनाने का, राज्य बनाने का और अब राष्ट्र का, ये एक्सपांशनरी होता ही है या आपको सेल्फ डिफेंस के लिए फिर ऐसा करके रखना पड़ता है कि आपकी टेरिटरी लूज ना हो जाए। तो ये एक इवॉल्विंग थॉट है, इस पर हम आगे और बात करेंगे। आपको सीरीज कैसी लग रही है? मजा आ रहा है कि नहीं? जेम्स मुनरो का नाम कभी पहले सुना था? और अभी तक की सीरीज का सबसे बढ़िया वीडियो कौन सा लगा वो भी हमें बताओ। तो ये थी मुनरो डॉक्ट्रिन। जेम्स मुनरो ने कहा था, The American continents are henceforth not to be considered as areas for future colonization by any European powers. बेसिकली शुद्ध हिंदी में उन्होंने ये कह दिया था कि अगर यूरोप की किसी भी शक्ति ने हमारे नॉर्थ और साउथ अमेरिका के महाद्वीपों की तरफ आंख उठा के भी देखा, एक एक को चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। बेसिकली शोले मूवी की स्टाइल में धमकाने की कोशिश की गई। अब तब तक शोले तो रिलीज हुई नहीं थी, लेकिन इन्हें पता था होगी और उन्होंने वही स्टाइल अपना के यूरोपियंस को समझा दिया। यूरोपियंस आधा समझे आधा नहीं समझे और वो अपने काम में लगे रहे, खासतौर पर अफ्रीका में। अब इसके परिणाम क्या क्या हुए, इंप्लीकेशंस ऑफ द मोनरो डॉक्ट्रिन। यहां पहली बार अमेरिका एक सॉवरेन नेशन की तरह खुद को ग्रेट पावर प्रोजेक्शन में अब सम्मिलित कर लिया। ब्रिटेन ने अनौपचारिक रूप से यह बोला कि चलो भाई ठीक है, अगर हमारे व्यापारिक इंटरेस्ट के साथ ये अलाइन हो रहा है तो करो जो करना है, छोटा आदमी गुंडाई करना चाहता है तो करने दो। इनिशियली इसका इन्फोर्समेंट काफी वीक रहा क्योंकि अमेरिका के पास कोई बहुत तगड़ी मिलिट्री पावर तो थी नहीं और इन्फोर्समेंट ब्रिटिश नेवल स्ट्रेंथ के दम पे हुआ करता था। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से अमेरिका अपनी पूरी दादागिरी के लिए इनिशियली ब्रिटिश नेवल पावर पे डिपेंडेंट हो गया। आने वाले सालों में यही मोनरो डॉक्ट्रिन यूएस फॉरेन पॉलिसी का मील का पत्थर बन गई। इसको आगे आगे बढ़ाया गया 1904 में रूजवेल्ट के द्वारा। थियोडोर रूजवेल्ट, जिनके नाम पे टेडी बेयर भी बनते हैं। क्या है कहानी थियोडोर रूजवेल्ट और टेडी बेयर्स की, बताइएगा अगर आपको पता हो तो। और जब उन्होंने लैटिन अमेरिका में इंटरवेंशन करने शुरू किए, मतलब हम लैटिन अमेरिका में दखल अंदाजी अलग अलग देशों में करेंगे क्योंकि हम यूरोप को यहां नहीं आने देते। बेसिकली एक आड़ बना ली कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम एक हाई मॉरल ग्राउंड भी लेके चलें और साथ ही साथ अपने मन मर्जी की दादागिरी भी कर लें। जियोपॉलिटिक्स में कहावत है, द स्ट्रॉन्ग डू एज दे विश एंड द वीक सफर व्हाट दे मस्ट। ये कमेंट थ्रेड में लिख के समझाइएगा। तो ये हमेशा से रहा है। स्टेट्स हमेशा, नेशन स्टेट्स कोई ना कोई एक थ्योरी, एक सिस्टम, एक सिद्धांत बना देते हैं जिसकी आड़ में फिर वो सारे उल्टे पुल्टे काम करना शुरू कर देते हैं।
और यही हम आंखों से होता देख रहे हैं, जो 2026 के ईरान वॉर तक आ चुका है। आपको लिंक जमती हुई दिख रही है ना, मजा आ रहा है। तो ये डिफेंस से इंटरवेंशन तक चला गया। कोल्ड वॉर में अमेरिका ने कहा कि मैं सोवियत यूनियन को वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आने ही नहीं दूंगा। क्यूबा की क्राइसिस याद आ गई, तो मोनरो डॉक्ट्रिन क्यूबा क्राइसिस तक तो आ चुकी है। 1962 में जब ये पता चला अमेरिकन सैटेलाइट से कि क्यूबा में, जो अमेरिका के बहुत पास है, सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात हो गई हैं, तो हड़कंप मच गया। और अमेरिका ने बोला कि भाई ये हमारा इलाका है, आप यहां कैसे मिसाइलें तैनात कर रहे हैं? तो सोवियत ने बोला आपने भी तो टर्की में तैनात कर रखी है हमारे ऊपर। खैर वो बात फिर सुलझा ली गई बातचीत से, नहीं तो परमाणु युद्ध की स्थिति बनती दिख रही थी। तो इस मोनरो डॉक्ट्रिन की मदद से ये सारे काम किए गए। इसका लॉन्ग टर्म असर क्या हुआ? इसने अमेरिका को एक वैश्विक दादा के रूप में स्थापित करने में बहुत मदद की। अमेरिका से शुरू हुई थी कहानी। ऐसा कहा जाता है जियोपॉलिटिक्स में दैट इफ अ पावर कैन नॉट डोमिनेट्स इट्स इमीडिएट नेबरहुड, इट कैन नॉट एवर बिकम अ ग्लोबल पावर। कोई भी देश बड़ा है और उसके बहुत बड़े एम्बिशंस हैं, अगर वो अपने आसपास के नेबरहुड पर दादागिरी नहीं जमा सकता, प्रभुत्व नहीं जमा सकता, वर्चस्व नहीं जमा सकता, या बहुत अच्छे रिलेशन बना के नंबर 1 नहीं हो सकता, तो विश्व में तो उसको कभी इज्जत नहीं मिलेगी। तो ये बात दक्षिण एशिया पे भी लागू होती है। पहले हमारे यहां सार्क हुआ करता था, 2014-15 में सार्क की मृत्यु हो गई। उसके बाद बहुत कुछ बदला है पिछले 12 सालों में, और वो हम आगे के किसी वीडियो में जरूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको क्या लगता है क्या क्या बदला सार्क के टूटने से? हमारे साथ जरूर कमेंट्स में शेयर करें। तो ये इंप्लीकेशंस ऑफ मोनरो डॉक्ट्रिन थे। इकोनॉमिक डोमिनेशन बढ़ाने की कोशिश की गई, पॉलिटिकल सॉवरेंटी अमेरिका की हर तरफ उन्होंने फैलाने की कोशिश की, लेकिन तब वो कमजोर थे। हालांकि उन्होंने रेजिम चेंजेस करना शुरू कर दिए थे, और 20वीं सदी में तो सीआईए ने सारी हदें ही पार कर दी। अमेरिका का कल्चरल इन्फ्लुएंस, जिसको हम कहते हैं मैकडोनल्डाइजेशन एंड कोका कोलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, वो काफी फैला। तो ये सारी चीजें धीरे 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 100 सालों में हुई। अब आती है डॉनरो डॉक्ट्रिन। ओ बाबा, ये क्या है? देखिए, मोनरो डॉक्ट्रिन का पिछले 10 साल में स्वरूप जो बदला, और जो बात पहले बहुत ही सभ्य तरीके से लंबे चौड़े वाक्यों में लपेट के परोसी जाती थी, डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही बोल दिया, I do not believe in long speeches at all. No, sir. No point giving long speeches. I'm telling you directly, you need to pay. You have to pay. Why will we protect you? There's no reason for me to protect you, Pete. Should we be protecting them at all? उन्होंने सीधे सारे पर्दे फाड़ दिए। सारे जो सभ्यता को बनाए रखने का नकली आवरण था, वो सब चीर फाड़ करके डोनाल्ड ट्रंप अपने विशुद्ध स्वरूप में सामने आ गए, और उसको कहते हैं डॉनरो डॉक्ट्रिन। तो ये एक लाइट हार्टेड वर्ड है, क्योंकि मोनरो को डॉनरो बनाया गया है, और ये काफी आक्रामक भी हो गई। शब्द ही लाइट हार्टेड है, बाकी कुछ भी लाइट हार्टेड नहीं है इसमें। तो भैया आखिर ये डॉनरो डॉक्ट्रिन क्या है? 2026 में ये शब्द अचानक से निकल कर आया कि जो 1823 में मोनरो डॉक्ट्रिन थी, उसको 200 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए फ्लेवर में प्रस्तुत कर दिया है। वो ये बोलते हैं कि मैं रूस और चीन को किसी भी हालत में वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नहीं आने दूंगा। इसीलिए पैनामा कैनाल में चाइनीज हिस्सेदारी को लेके बहुत सवाल हैं। इसीलिए वेनेजुएला में चाइनीज एम्बेसडर आ रहा है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, भागो यहां से, हम तो प्रेसिडेंट को एबडक्ट करके ले आए। और ये सब हो रहा है कॉम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग इत्यादि, प्रिवेंटिंग इमिग्रेशन के नाम से। फिर उन्होंने ये कहा है कि जो पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो हमारा है। कनाडा को तो हम 51st स्टेट बना ही लेंगे, ग्रीनलैंड तो हम ले ही लेंगे, वेनेजुएला का तेल तो हमने उठा ही लिया है, क्यूबा पर तो हमने ब्लॉकेड लगा ही दिया है। ये मोनरो डॉक्ट्रिन का हिंसक, विकृत और विस्तारित स्वरूप बन चुका है। और इसी जोश जोश में भाई साहब पहुंच गए ईरान, और अब वहां से निकलने की सारी कोशिशों में है, और ईरान निकलने नहीं दे रहा है, क्योंकि ईरान समझ गया है कि ये बहुत बुरी तरह से एसिमेट्रिक वॉरफेयर में फंसा लिए गए हैं, और अब ये यहां से निकल नहीं पाएंगे। तो वो अपनी पोजीशन मैक्सिमलिस्ट करके बैठ गया है। अमेरिका तो ट्रंप के अंडर में हमेशा से मैक्सिमलिस्ट रहा, इसलिए नेगोशिएशंस हो नहीं सकते। तो अब
ईरान वॉर में आगे क्या क्या होगा, हमें दिन प्रतिदिन नई नई चीजें पता चल रही हैं। हमारी सीरीज में हम आज इसने इतने बम मार दिए, आज उसने इसको गाली बक दी, ये सब कवर नहीं करते हैं। हम इसमें डीप ट्रेंड्स कवर करते हैं ताकि आपको एनालिटिकल समझ बने। तो अगर आप गहराई से सोचने वाले व्यक्ति हैं तो आपको हमारी सीरीज हमेशा बहुत अच्छी लगेगी। तो जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, इस गहरी सीरीज की खातिर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और प्यारा सा कोई एक कमेंट जरूर दो। तो प्यारे दोस्तों, वेस्टर्न हेमिस्फीयर तो मेरा है और मैं जहां चाहूं मिलिट्री इंटरवेंशन करूंगा, नहीं तो रूस आ जाएगा, चीन आ जाएगा, छोटे बच्चों को डराते हैं ना, बस वैसे ही। अब इन्होंने क्या किया कि ट्रेड को पूरी तरह से वेपनाइज कर दिया और टैरिफ्स का युद्ध छेड़ दिया। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड मेक अमेरिका फर्स्ट, हमेशा कीपिंग अमेरिका अहेड या फर्स्ट की बात उन्होंने डिफेंसिव स्टैंस को ऑफेंसिव में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल की। तो यह है डॉनरो डॉक्ट्रिन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा दिखेगा, पूरा समझ में आएगा। यूनिलैटरल नेशनलिज्म, अपने हिसाब से हम एक पक्षीय राष्ट्रवाद की बात करेंगे, जिसको जो बिगाड़ना बिगाड़ लो हमारा। पूरी डिप्लोमेसी मर्केंटाइल कर दी, सम्मान उसी के लिए है जो हमारा फायदा कराएगा, नहीं तो हम उसे गालियां बकेंगे। अब इसमें ये फन्ने खां तो बने, लेकिन फिर हॉर्मुज खुलवाने के लिए जब अपने सारे साथी देशों को बोला कि आओ अपनी नौसेनाएं भेजो, सब पीछे हट गए, क्योंकि पिछले 2, 2.5, 3 सालों से वो सिर्फ देवर एट दी रिसीविंग एंड, उनको एक्सप्लेटिव्स ही मिल रहे थे ट्रंप से बार बार। तो उन्होंने कहा भाई अब तुम ही कर लो, जब तुम हमें गालें ही दे रहे हो अब तुम ही कर लो। यूक्रेन ने आगे बढ़ के ड्रोन्स वॉरफेयर वगैरह में मदद की, डेफिनेटली अमेरिकन एक्सपर्ट्स की, क्योंकि वो रशिया के साथ 4 साल से लड़ते लड़ते काफी सयाना हो गया है, तो ड्रोन वॉरफेयर में बहुत आगे चला गया है। खासतौर पे जो वायर्ड ड्रोन्स वगैरह होते हैं वो तो गजब की टेक्नोलॉजी है, उसकी जैमिंग नहीं हो सकती, तो वो सब सिखाया गया, बताया गया एक्सेट्रा, लेकिन वो भी अपने स्वार्थ के लिए। तो इस तरह से डॉनरो डॉक्ट्रिन ने ईरान में इनको फंसा दिया बहुत बुरी तरह से। अलायंस की ऑडिटिंग की, मैं क्यों नेटो में रहूं, सारे ग्लोबल अकॉर्ड्स को इन्होंने बोला कि क्या होते हैं मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, होते क्या हैं। फिर हम हमारी ग्रेट अमेरिकन वॉल बना डालेंगे। एग्जीक्यूटिव कैप्रिस एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब ट्रंप हर 6 घंटे में मूड बदल के नया ट्वीट कर देते हैं, और ऐसे में किसी के लिए भी पीस टॉक्स करवा पाना असंभव हो जाता है। और मार्केट मैनिपुलेशन के तो पूरे सबूत मिल चुके हैं। अरबों डॉलर कमा लिए हैं कुछ लोगों ने पिछले 50 दिनों में, और एक ट्वीट आता है कि ये तो शांति अब हो ही जाएगी, और फिर अगला आता है कि अब तो मैं जला के राख कर दूंगा। तो एक तरफ वो शॉर्टिंग और दूसरी तरफ वो लॉन्ग चले जाते हैं, और उसमें अरबों डॉलर बना लिए गए। ऐसे इतने आरोप आए हैं और इतने सबूत आए हैं कि अचानक से इन्होंने ये फ्यूचर्स खरीद ली, उन्होंने वो कर लिया, इन्होंने ये पोजीशन बना ली। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट के इर्द गिर्द ऐसी घूम रही है जो कुछ सालों पहले तक अनथिंकेबल था कि इतना खुलेआम ये सब होगा। चोरी छिपे होता था। ओबामा लिबरल प्रेसिडेंट थे, लेकिन जितने बम उन्होंने गिराए हैं अलग अलग देशों पे, उतने तो कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट से भी नहीं गिराए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि काले कारनामे में तो सभी लिप्त थे, लेकिन ये भाई साहब क्या है, ये पर्दा भी नहीं रखते हैं। तो इसे ट्रंप कोरोलरी कहा जाता है, और ये एक इंपीरियल फेज आ गया है अमेरिका का, जिससे तकलीफ सारी दुनिया को होने वाली है। ट्रंप के जाने के बाद भी अमेरिका के नेताओं के लिए इस पॉलिसी से पीछे हट पाना, कैसे हटेंगे वो बहुत देखने वाली बात होगी। तो अगर आप कंपेयर करेंगे मोनरो को डॉनरो से, तो वो 1823 में और ये आज की पॉलिसी है। उसमें यूरोप को अमेरिका से बाहर रखो, आप चाइना रशिया सबको पूरे पश्चिम से बाहर कर दो। वो डिफेंसिव थी, ये बहुत ऑफेंसिव है। उसमें कुछ सिद्धांत कम से कम नाटक के लिए थे, इसमें तो सीधा सीधा यह है कि भाई हम आपकी टांगे तोड़ देंगे, आप हमारे साथ डील करो। और वो तब एक पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड के लिए था, और इस वक्त मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, जिससे अमेरिका बहुत घबराया हुआ है, जैसे मैंने आपको थुसी डिजीज ट्रैप के बारे में कल बताया था। तो कमेंट में भी लोगों ने समझा दिया कि थुसी डिजीज ट्रैप क्या होता है। एक हेजेमॉन जब ये देखता है कि एक दूसरा उठ चुका है, तो फिर वो किस तरह की हरकतों में लिप्त हो जाता है। तो इस सब का भारत पर क्या असर आएगा, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। भारत पर सबसे पहले इकोनॉमिक इंपैक्ट इसका थोड़ा सा मिक्स होगा,
टैरिफ का प्रेशर इन्होंने हमारे ऊपर बहुत लगा दिया है, लेकिन सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन शुरू होगा और अगर भारत ने सही तरीके से उसको एक्सप्लॉइट किया तो भारत का काफी फायदा हो सकता है। हालांकि अपने यहां सप्लाई चेन चाइना प्लस वन वगैरह बनवा पाना, हमने कोविड के समय भी बहुत बातें की थी, वो हो नहीं पाया। स्ट्रॉन्गर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, भारत अब अमेरिका के साथ डिफेंस में बहुत डीपली एलाय हो चुका है। हालांकि अमेरिका खुद मिडिल ईस्ट में फंसा होने की वजह से क्वाड और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में एकदम से वीक पड़ता दिख रहा है। क्या ऐसा आगे भी होगा? कह नहीं सकते। अगर ईरान वॉर लंबा चला तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी तो धुआं धुआं हो जाएगी इनकी। प्रेशर पॉइंट्स ऑन इमिग्रेशन एंड एनर्जी, तो भारत के ऊपर ये सारे प्रेशर पॉइंट ऑलरेडी बने ही हुए हैं और ये सिचुएशन इवॉल्विंग है। तो बहुत सारी चीजों पे भारत पर असर आएगा, प्रैक्टिकली रिलेशनशिप के हर हिस्से पर। तो ये एक अच्छा इंफोग्राफिक है, इसको आप पूरा देख लीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा लगा है तो हमसे जुड़िए, ज्वाइन का बटन दबाइए। 5 लेवल्स की मेंबरशिप अवेलेबल है, आपको जो अच्छी लगे ज्वाइन करें और ट्राई आउट करें। आई एम श्योर यू विल बी वेरी हैप्पी लर्निंग विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल हम एक बहुत प्यारे नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। सजेशन देते चलिएगा और लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।